नमस्ते बच्चों। आज आप कक्षा 8 के सभी बच्चे उपस्थित हैं बसंत भाग 3 का प्रथम पाठ ध्वनि शीर्षक कविता पढ़ने के लिए। ध्वनि शीर्षक कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो सकारात्मक सोच से ओतप्रोत हैं और इस कविता के माध्यम से हम सभी में सकारात्मकता, आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं। आइए कविता को पढ़ने से पहले हम सभी कवि का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 11 फरवरी 1896 ईस्वी में बंगाल क्षेत्र के मेदिनीपुर जिला के महिषादल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय था। निराला जी की शिक्षा हाई स्कूल तक ही हुई थी। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन इन्होंने किया था। पिता की छोटी सी नौकरी की सुविधाओं और मान अपमान का परिचय निराला जी को आरंभ में ही प्राप्त हुआ था। 3 वर्ष की अवस्था में माता और 20 वर्ष की अवस्था होते होते पिता का भी देहांत हो गया था। अपने बच्चों के अतिरिक्त संयुक्त परिवार का बोझ निराला जी पर पड़ गया था। ये मुख्यतः छायावादी कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। माता पिता इनका नाम तो सूर्यकांत त्रिपाठी रखे थे, किंतु इनके अद्भुत निराले स्वभाव के कारण लोगों ने इन्हें निराला उपनाम से सम्मानित किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने समकालीन अन्य कवियों से बिल्कुल अलग। उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया है और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया है। वे हिंदी में छंद मुक्त के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। निराला ने सन 1920 ईस्वी के आसपास से लेखन कार्य आरंभ किया। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। लंबे समय तक निराला की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कली शीर्षक कविता, जिसका रचना काल उन्होंने 1916 ईस्वी में बताया है, जिसका प्रकाशन 1922 ईस्वी में हुआ था। कविता के अतिरिक्त कथा साहित्य तथा गद्य की अन्य विधाओं में भी निराला ने लिखा है। अब आइए हम इनके कवि परिचय के उपरांत इस कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता में कवि लिखते हैं, अभी न होगा मेरा अंत। बिल्कुल प्रथम पंक्ति से ही कवि के आत्मविश्वास झलक रही है कवि में। कवि लिखते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात इस पंक्ति के द्वारा कवि में जो आत्मविश्वास भरा हुआ है, वह आत्मविश्वास हम सबों के समक्ष झलक रहा है। और कवि कहते हैं कि उनके जीवन भर में अभी बसंत का मौसम आया है, अभी उनका अंत कैसे हो सकता है। अब हम इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। अंत अर्थात समाप्ति, कोमल अर्थात मृदुल अर्थात कोमल मुलायम, वसंत अर्थात फूल खिलने की ऋतु। कवि प्रस्तुत पंक्तियां ध्वनि शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। बसंत के आगमन से कवि के जीवन में जो आत्मविश्वास जगा है, उसे प्रकृति से जोड़ते हुए मानव को ऊर्जावान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनके जीवन रूपी वन में बसंत अर्थात बहार का अभी अभी आगमन हुआ है। अभी उन्हें इस मधुर कोमल मौसम का आनंद उठाना है, अतः उन्हें विश्वास है कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होगा। आगे की पंक्तियों में कवि लिखते हैं, हरे 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 ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। हरे हरे अर्थात हरे हरे ये पात, पात अर्थात पत्ता, जितने भी पत्ते हैं हरे हरे हैं। गात अर्थात इसे हम
शरीर, तन, बदन, इसके पर्यायवाची शब्द से भी संबोधित कर सकते हैं, भी प्रयोग में ला सकते हैं। स्वप्न अर्थात सपना, निद्रित अर्थात सोया हुआ, प्रत्यूष अर्थात प्रातःकाल, मनोहर अर्थात मन को हर लेने वाला, सुंदरता, बहुत सुंदर। इन पंक्तियों में कवि प्रभात की सुंदर बेला में नींद से अलसाई डालियों, कलियों तथा हरे हरे पत्तों को अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों के स्पर्श से सहलाते हुए जगाना चाहते हैं। वह उन्हें न प्रभात के आने की सूचना देकर और अधिक जीवंत बनाना चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें सुसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आने का संदेश देना चाहते हैं। आगे की पंक्तियों में पुनः कवि लिखते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प अर्थात प्रत्येक फूल से, तंद्रालस अर्थात नींद से अलसाए हुए, आलस्य जो है उनके अंदर, फूलों के अंदर जो आलस्य है, लालसा अर्थात इच्छा, चाह, अभिलाषा, खींच लूँगा। उनके फूलों के अंदर जो इच्छा है, आलस्य की इच्छा है, उस सबों को खींचकर हटा लूँगा। कवि कितना आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आगे लिखते हैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और यह जो आलस्य भरा हुआ है, रात को जब फूल पेड़ पौधे सोए होते हैं तो सुबह बच्चों की तरह इनमें भी आलस्य होता है। और कवि कहते हैं कि इन फूलों पर, इन पेड़ों पर जो आलस्य भरा हुआ है उस सब को खींच के हटा दूंगा। इनमें से आलस्य का नामो निशान नहीं रहने दूंगा इनमें। और इसी तरह से हम इंसानों में भी आलस्य को त्यागने का संदेश देना चाहते हैं। कवि लिखते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अर्थात प्रत्येक फूल से आलस्य की जो इच्छा है, आलस्य जो है उसमें भरा हुआ, उसे खींचकर हटा देने की बात कहते हैं। और हटाने के बाद क्या करेंगे कवि? अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। उनके अंदर जो ऊर्जा है, उनके अंदर जो स्फूर्ति है, उसे सिंचित कर लोगों को, पेड़ पौधों को, प्रकृति में व्याप्त सभी चीज़ों को वह जीवंत बना देने की बात करते हैं। आगे कवि लिखते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। द्वार अर्थात दरवाज़ा, बाहर जाने का रास्ता। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं, पुनः कवि कहते हैं कि लोगों में या प्रकृति में या हम और आप में जो नकारात्मकता है, जो आलस्य है, उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे और हमें अपने अंदर के ऊर्जा से, अपने अंदर के शक्ति से सिंचित कर, अपने अमृत से सिंचित कर हमें ऊर्जावान बना देंगे। अर्थात कवि पूर्ण कविता में बहुत ही सकारात्मक दृष्टि को दर्शा रहे हैं। हम सब के अंदर ऐसा ही सकारात्मकता होना चाहिए, हमारे सोच में सकारात्मकता होना चाहिए। कवि पूर्ण बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण है। प्रकृति को साक्षी मानकर, प्रकृति का इंसान से, मानव से संयोग कर हम सब में ऊर्जा का संचार करने का संदेश दे रहे हैं। हम सबको पूर्ण ऊर्जावान होने का संदेश दे रहे हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अब हम अगले दिन इसके पाठ में जो प्रश्नोत्तर है उसे देखेंगे और आप सब कविता के भावार्थ अपने शब्दों में लिख के लाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।